जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत का एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक डेलीगेशन अफगानिस्तान गया है, जहां पर कई लेवल की बातचीत हो रही है, जिसके कई रणनीतिक मायने भी देखे जा रहे हैं दोस्तों। और क्या कुछ होगा ये पब्लिक डोमेन पर नहीं आया है, लेकिन इतना है कि भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। दरअसल दोस्तों, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत यहाँ पर एक शतरंज का चैंपियन भी है और खेल तो अभी शुरू हुआ है। और पाकिस्तान के संबंध इस वक्त तालिबान के साथ भारत से भी ज्यादा टेंशन वाली स्थिति में है। दूसरी तरफ उसके ईरान के साथ भी संबंध अच्छे नहीं है, तो आप इसे एक बहुत बड़ी रणनीति भी समझ सकते हैं। हालांकि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे इसके। वही दोस्तों, कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिससे पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी के जो टॉप सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भारत के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए रिजाइन दे दिया है। करीबन 250 से ज्यादा अधिकारी और 1200 से अधिक सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि एक लेटर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा था, जिसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि भैया डर का माहौल तो इनके अंदर बना हुआ है। पाकिस्तान ने खुद बोला है कि ये रिपोर्ट गलत और झूठी है, जिसे कि सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया है। लेकिन दोस्तों, अगर ये खबर बाहर निकली है कि इनके 250 से ज्यादा अधिकारी और 1200 से ज्यादा सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो आप समझ सकते हैं ये संख्या इससे ज्यादा हो सकती है, जिसे पाकिस्तान डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने भारतीय बॉर्डर के पास अपने सैनिक और वाहनों को जमा करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि ज्यादातर आप चीनी हथियारों को देख सकते हैं, जिसमें कि पाकिस्तानी सेना ने चाइना से खरीदे गए ट्रकों पर अपनी 155/52 के आर्टिलरी को लगाया है। कहा जा रहा है कि इनके जरिए वो अमृतसर को निशाना बना सकता है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी सेना यूक्रेन वाली स्ट्रैटेजी पर काम कर सकती है, जिससे कि वो भारतीय शहरों को निशाना बना सकती है। दोस्तों, यहां पर तुर्की की एयरफोर्स का C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट प्लेन ने अभी अंकारा से कराची के लिए उड़ान भरी है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानियों को तुर्की एक बड़ी मदद कर रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल रवि कपूर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार हमें एक लंबे मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डोमेन और मल्टी स्पेक्ट्रल गेम को खेलने की जरूरत है और भारत को अब डीप स्टेट और आतंकवादी नेतृत्व को बेअसर करने की जरूरत है। मतलब साफ है कि अब आतंकवाद को ऑक्सीजन देना बंद करना होगा। दोस्तों, बात साफ हो जाती है, जब तक पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ये जो भड़काऊ लोग हैं, जिसमें कि हाफिज सईद और उसकी पूरी फैमिली, इसके अलावा जो भी उनके ऐसे नेता हैं जो भारत के खिलाफ बयान देते हैं, भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार करते हैं, सबसे पहले इनको खत्म करना चाहिए, यानी कि जड़ पर अटैक करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर एक डिजिटल स्ट्राइक कर दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी समाचार चैनलों के सोशल मीडिया हैंडल पर बैन लगा दिया है, जो कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। वहीं पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो का कहना है कि कई देश तनाव को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा कोई देश नहीं है जो कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हो रखा है उसे कम कर सके। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान को कमजोर समझता है, दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। अंदर के हालात भी पाकिस्तान के ठीक नहीं है और पाकिस्तान आइसोलेट हो चला है और अब तो अमेरिका भी उन्हें झप्पी नहीं डालने वाला। उनकी इकोनॉमिक हालात खराब है और अफगानिस्तान और ईरान के साथ संबंध बहुत ही ज्यादा खराब है। मतलब साफ है कि दोस्तों, जिस तरीके से 1971 वॉर के बाद जुल्फिकार भुट्टो रशिया गए थे मीडिएशन कराने के लिए, उसके बाद कारगिल युद्ध में भी ऐसा ही देखा गया था, लेकिन अब कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता करा सके। पाकिस्तान का रोना यहाँ पर सिंधु जल संधि को तोड़ने को लेकर ज्यादा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने पानी बंद किया तो लाशें बिछ जाएंगी और अब भारत को इस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। मतलब साफ है कि भारत ने जो ये शुरुआती कार्रवाई की है इनके पानी को रोकने के लिए, उसके बाद से पाकिस्तान बौखला चुका है। उनकी आवाम, उनके राजनीतिक नेता, इवन उनके जो किसान नेता है वो भी भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसान पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर भारत का मुकाबला करेंगे और खून की नदियां बहा देंगे। इस तरीके के दोस्तों इन लोगों के बयान आ रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वही कहावत है। और सोशल मीडिया पर दोस्तों कुछ भारतीय मीडिया चैनल्स भी ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि अब कब करोगे, अब कब अटैक करोगे। अरे तुम्हारे कहने पर अगर अटैक करने लग गए तो फिर तुम में और पाकिस्तानियों में क्या अंतर रह जाएगा। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है और ये सारी चीजें प्लान के मुताबिक होती हैं। आपने अभी तक देखा होगा कि किस तरीके से भारत ने जब जब पाकिस्तान को सबक सिखाया, एक सरप्राइज दिया है और इस सरप्राइज के लिए पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए। वहीं दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी काफी एक्टिव हो गया है। भारतीय राजधानी दिल्ली में रह रहे करीबन 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की एक लिस्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को दी है, ताकि इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा सके। लेकिन दोस्तों, इस लिस्ट में हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों के नाम भी शामिल है, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है, उन्हें इसमें छूट दी जा सकती है। बाकायदा दोस्तों दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कड़ाई के साथ कार्रवाई करे। इसके अलावा दिल्ली के आसपास भी पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं।
एक अनुमान के मुताबिक मजनू के टीला के पास करीबन 900 लोग और सिग्नेचर ब्रिज के पास 600 पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं। इन्हें भगाओ और इनको पाकिस्तान को ही वापस हैंडओवर करो। वहीं भारतीय नौसेना भी दोस्तों एक्शन मोड पर काम कर रही है और अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को देखते हुए अलग अलग तरीके की मिसाइलों की टेस्टिंग कर रही है। हाल ही में एक बार फिर से भारतीय नौसेना ने एक के बाद एक कई एंटीशिप मिसाइलों की फायरिंग की है। इंडियन नेवी किसी भी समय कहीं भी किसी भी तरह से राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने में युद्ध के लिए तैयार है और भविष्य के लिए भी तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से एक मजबूत नेटवर्क भारत के खिलाफ तैयार कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल भारत का एक सुदर्शन जो कि इन सब चीज़ों को तोड़कर रख सकता है, वो है S-400, जिसे कि हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर है वो DA-20 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो कि काफ़ी कमजोर माना जाता है और खासकर कि मॉडर्न स्पेक्ट्रम सेंट्रिक वॉरफेयर में इस पर पाकिस्तान की निर्भरता उन्हें और ज़्यादा गर्त में डाल सकती है। S-400 के ऑपरेशन के साथ ही इंडियन एयरफोर्स 400 किलोमीटर से अधिक दूरी पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कोर को पूरी तरीके से बेअसर कर सकती है, जिससे कि दुश्मन का स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन और एयर डोमिनेंस भी खत्म हो जाता है। पाकिस्तान का DA-20 जो कि डसॉल्ट फैल्कन 20 एयरक्राफ्ट है, जिसे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए मॉडिफाई किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस के लिए, और ये पाकिस्तान की नंबर 24 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन है, जिसे कि ब्लाइंडर्स के नाम से जाना जाता है। भले ही उसने इनकी गतिविधियां भारतीय सीमा के पास तेज कर दी हैं, लेकिन एक बार S-400 एक्टिवेट हो जाएगा तो फिर उसके बाद S-400 को रोकना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान दोस्तों काफी खुश हो गया है जब से सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं कि भारतीय नौसेना का INS विक्रांत जो कि अरब सागर में डिप्लॉय किया गया था वो वापस आ गया। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है जो बताती हैं कि किसी कारण से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस कारवा डॉक में लाया गया है। यहाँ पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि उनके फाइटर जेट्स को देखकर और उनकी ताकत को देखकर भारतीय नौसेना बैकफुट पर आ गई और उन्होंने अपने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस भेज दिया। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि ये सारी बातें इसलिए की जा रही है ताकि पाकिस्तान अपनी जनता को दिखा सके कि वो कितने तैयार हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं, ये पूरा का पूरा जो भी आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक माइंड गेम है। पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जा रहा है ताकि उनको खुश रहने दिया जाए। एयरक्राफ्ट कैरियर ही दोस्तों एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। सवाल ये नहीं है कि वो वापस आ गया है, सवाल ये है कि किस रणनीति के तहत इसे वापस लाया गया है। चीजें बहुत हैं, जैसे कि मैं बताता हूं कि पब्लिक डोमेन पर हर चीज नहीं आती है, हर सैटेलाइट तस्वीर असली सैटेलाइट तस्वीर नहीं मानी जाती है, तो चीजें इस तरीके से देखी जा सकती हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान को अब भारत का इतना डर सताने लगा है कि उसने बलूचिस्तान में जो उनकी 12 कोर के 33 और 41 इन्फेंट्री डिवीजन थी उन्हें भारतीय सीमा के पास स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। अब तो दोस्तों वक्त तो आ ही गया है कि न केवल POK को मुक्त करना होगा बल्कि बलूचिस्तान से भी अवैध पाकिस्तानी कब्जे को मुक्त कराना होगा। ऐसे में जो बलूच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है, कर दो कब्जा आगे तक। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर CDS अनिल चौहान जी ने मुलाकात की है। हालांकि किस मुद्दे पर बातचीत हुई होगी आप सबको मालूम है, लेकिन क्या फैसला होगा वो तो तय समय बताएगा। वहीं पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत अब पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में हमले की बड़ी योजना बना रहा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उनके अलग अलग शहरों से 7 IED बरामद किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने भारत के सारे मंसूबे नाकाम कर दिए हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान को LOC पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनके कई स्थानों पर जो मौजूद चौकियां थी उन्हें भारत ने ध्वस्त कर दिया है। भारतीय सेना अब इन आतंकवादी राष्ट्रों को बिल्कुल भी दया दिखाने के मूड में नहीं है और पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है और भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पहलगाम हमले को लेकर एक बड़ा सच सामने आया है, तो ऐसा लगा जैसे कि घुड़सवार जो कि वहां पर मौजूद होते हैं वो पहले से ही भागने के लिए तैयार थे। जैसे ही पहले गोली चली थी सभी घुड़सवार भाग गए। इस घटना के दौरान मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि हम अपनी जान बचाकर आगे पहुंचे तो घुड़सवार 400 के बदले 4000 रुपए मांगने लगे। हमने भैया से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि या तो पैसे देखो या फिर जान को। अब आप समझिए दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनको हम व्यापार दे रहे हैं, टूरिज्म के जरिए इन लोगों का पेट भर रहे हैं और ऐन मौके पर इन लोगों ने किस तरीके से सीधी सादी और भोली जनता को बेवकूफ़ बनाया। ये बचा सकते थे उन लोगों को, और यही वो भीतर घाती हैं जो कि इन आतंकियों के साथ मिले हुए हैं। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ के बच्चे के अंदर वो जहर भरा हुआ है जिससे कि वो साफ तौर पर मना करते हैं कि भारत हमारा हिस्सा नहीं है। यही हाल दोस्तों अब उत्तराखंड में भी आपको देखने को मिल सकता है कि उत्तराखंड में भी जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। मुझे आगे ऐसा ही लगता है कि कहीं ऐसी स्थिति वहाँ ना हो जाए। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत को परमाणु बमों की धमकियां देने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पानी बंद होने की खबर सुनते ही पाकिस्तान को अब अपनी गौरी, शाहीन और गजनवी मिसाइलें याद आ गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन्हें सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बनाया है,
और हमारे पास 130 एटॉमिक बम है जिनका रुख हमने भारत की तरफ कर दिया है। साथ ही पाकिस्तानी नेता ये भी कह रहे हैं कि भारत को नहीं पता कि हमने अपनी मिसाइलें कहां डिप्लॉय कर रखी हैं और हमारी शाहीन मिसाइलें फिजाओं में आ गई हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइलें केवल चौक पर सजाने के लिए नहीं है। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। इस पाकिस्तान को कोई ये याद दिला दे कि तुम्हारे इतिहास में कौन सी ऐसी जंग है जो तुम भारत से जीते हो, और ये धमकियां तुम जिसको दे रहे हो वो बाप है तुम्हारा। वहीं पाकिस्तानी नेता हनीफ अब्बासी ने कहा है कि अगर भारत ने पानी रोका तो दूसरी तरफ चाइना उनको सपोर्ट करेगा और चाइना ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाना शुरू कर चुका है जो कि भारत को पानी के लिए तरसा देगा। वहीं दोस्तों, पैसे की इतनी तंगी हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने अब सीधे तौर पर चाइना से 1.4 बिलियन डॉलर मांगे हैं। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि इस वक्त उनका देश टेंशन में है और दबाव का सामना कर रहा है। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोस्तों दोनों देशों के बीच जो सीधा व्यापार था वो पहले से कम था और अब और ज्यादा डाउन हो गया है, जिससे कि पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया और उस दौरान भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर 200% इंपोर्ट ड्यूटी भी लगा दी थी और बाकायदा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी वापस ले लिया था। लेकिन अब और ज्यादा बैकफुट पर पाकिस्तान आ चुका है, इसलिए वो कटोरा लेकर चाइना के पास गया है। चलिए अब कुछ डिफेंस अपडेट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। एएमसी फाइटर जेट को लेकर जीटीआरई के यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत J6 जनरेशन के इंजन को बनाने को लेकर बात कर रहा है, जिसे कि AMCA 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। ये इंजन 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा और ये जो थ्रस्ट लेवल है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि इस फाइटर जेट की जो परफॉर्मेंस क्षमता है वो काफी बेहतर होंगी, जैसे कि जबरदस्त सुपर क्रूज क्षमता, बेटर एक्सेलरेशन और क्लाइंब रेट, हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट, इंप्रूव्ड पेलोड कैपेसिटी और बेहतर चपलता। ट्विन कॉन्फ़िगरेशन में AMCA के जो इंजन है वो 240 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेंगे। मतलब साफ है कि ये इंजन काफी पावरफुल होंगे और AMCA फाइटर जेट इनके जरिए क्रूजिंग के वक्त अपनी थ्रोटल सेटिंग को कम कर सकता है, जिससे कि इसके इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होगा और स्टाइल क्षमता बढ़ेगी और ये आगे के लिए फ्यूचर प्रूफ भी होगा। दोस्तों 2019 में जब हवाई झड़प हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तब इंडियन एयरफोर्स की एक बड़ी कमी सामने आई थी, क्योंकि उस दौरान पाकिस्तान ने AIM-120C5 AMRAAM का इस्तेमाल किया था। अब इसके खिलाफ भारत ने अपनी अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को तैयार कर लिया है और AIM-120C5 AMRAAM जो है उसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, जिसकी रेंज 877 से काफी ज्यादा है और इसी के जरिए उन्होंने हमारे MiG-21 को गिराया था, लेकिन बदले में उन्हें अपना F-16 भी खोना पड़ा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स की अस्त्र मार्क 1 अब किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है और भारतीय वायुसेना ने 600 से अधिक मिसाइलें डिप्लॉय कर ली हैं, जिन्हें ज्यादातर Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट किया है। इसके अलावा तेजस, मिराज और MiG-29 पर भी इन्हें लगाया जाएगा। पाकिस्तान के पास अब AMRAAM का जो स्टॉक है वो काफी पुराना हो चुका है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास मौजूद अस्त्र मार्क 1 एक नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और सबसे बड़ी बात है कि एक स्वदेशी मिसाइल है, हमें किसी की इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, जबकि अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान के पास AMRAAM की पहुंच भी काफी सीमित है। वहीं भारतीय सेना के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में चाइना सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मौजूदा जियोपॉलिटिकल मुद्दे और जो ट्रेड चुनौतियां हैं ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा कलिता जी ने कहा कि 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चाइना के संबंधों में काफी सुधार हुआ है, सीमा विवाद भी सुलझा है, सीधी उड़ानें और कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है। भले ही पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के दोस्त है, लेकिन इस बार कोई उम्मीद नहीं है कि चाइना भारत पाकिस्तान संघर्ष में सीधे शामिल होगा। हालांकि उन्होंने यहां पर बांग्लादेश को लेकर काफी टेंशन जताई है, जहां पर भारत विरोधी भावनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस मार्क 1A की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए लार्सन एंड टुब्रो और टाटा जैसी निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहा है। 2026 तक हर साल 24 फाइटर जेट की आपूर्ति का लक्ष्य भी रखा गया है। इसीलिए निजी भारतीय कंपनियों के साथ HAL सहयोग को बढ़ा रही है और ये जो स्ट्रैटेजी है वो 97 अतिरिक्त तेजस फाइटर जेट्स के लिए है। HAL दूसरी तरफ अपनी विनिर्माण क्षमताओं को भी काफी बढ़ा रहा है और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए HAL बैंगलोर में अपनी मौजूदा प्रोडक्शन लाइनों को अपग्रेड भी कर रहा है और महाराष्ट्र के नासिक में एक नई फैसिलिटी को तैयार किया गया है। अभी तक दोस्तों HAL ने अपनी प्रोडक्शन योजना के तहत जो प्राइवेट डिफेंस और एरोस्पेस फर्म्स हैं उनसे अधिक आउटसोर्सिंग भी शुरू की है, जिसमें कि L&T और टाटा एरोस्पेस जैसी कंपनियां पहले से ही एयरक्राफ्ट सेक्शंस जिसमें कि एरोस्ट्रक्चर्स हैं उनकी आपूर्ति कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की एक और फर्म अल्फा टोकोल ने तेजस मार्क 1A के लिए पहला आउटसोर्स रियर फ्यूजलाज सिलेक्शन भी डिलीवर किया था। हालांकि चुनौतियां सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी इंजन को लेकर रहेंगी।
अगर वो सही समय पर इनको डिलीवर करता रहा तो हमारी प्रोडक्शन जो क्षमता है वो बढ़ती रहेगी। अगर इसने डिले किया तो फिर बैकफुट पर आना तो निश्चित है ही। तो फिलहाल इतने अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।